बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मोहम्मद अनवर, रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट, यस इंट्रोडक्शन स्लो होते हैं ना। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी। ये चेयर यहाँ पे लेकर आए। सब्जेक्ट क्या है? नर्सिंग थ्योरी। सही है। आज जो थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, इस थ्योरी को हम कहते हैं द साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग। द साइंस ऑफ, थ्योरी का नाम क्या है? द साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग। सही है। और ये थ्योरी किसने प्रपोज की है? ठीक है। इस थ्योरिस्ट का नाम क्या है? इसका नाम है मार्था एलिजाबेथ रोजर। ठीक है, मार्था एलिजाबेथ रोजर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस नेम में, पता है? इसमें ये ई जो है ना, इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस ई का मेन कॉन्सेप्ट है ये थ्योरी। इसका मतलब है एनर्जी फील्ड। ठीक है, एनर्जी फील्ड। तो इसी क्या मतलब है? एनर्जी फील्ड। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थ्योरी। सही है। तो दो चीजें हमने अभी डिस्कस की। द फर्स्ट वन इज what is the name of theory which we are going to discuss today. So the name of theory is the science of unitary human being. Unitary यूनिट से निकला हुआ है ना, यूनिट से। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है? the combination of different characteristics you can say। ठीक है, हम सेट कहते हैं ना, सेट। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सेट। ठीक है, होल नंबर का अलग सेट है। ठीक है, सेट। तो इस सेट में क्या होते हैं? सारे होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2 इस तरह। तो वो नंबर जो जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं होल नंबर के, वो सारे एक सेट में आते हैं। उसको हम कहते हैं दिस इज वन यूनिट। सही है। तो ये क्लास क्या है? दिस इज वन यूनिट। वन सेमेस्टर इज वन यूनिट, क्योंकि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेम, आप कह सकते हैं कि एक ही कैटेगरी में हम उसको डील करते हैं। सही है। तो यूनिट उसको कहते हैं। क्लियर? अक्सर हम कहते हैं ना यूनिट कॉम्बिनेशन को कहते हैं, कंबाइन। हम कहते हैं ना आप में यूनिटी नहीं है। यूनिटी का मतलब क्या है? कि आप टुगेदर नहीं हो, आप एक जैसे मतलब नहीं हो, एक पर्पस के लिए आप सारे इकट्ठे ना हो, तो इसको कहते हैं देयर इज नो यूनिटी। तो इस कंसेप्ट को हम आगे जो है ना डिस्कस करेंगे इन इजी वे। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है। देयर इज मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट है इसमें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उसको इजी कर ले आप लोगों के लिए। सही है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एज यूजुअल अबाउट द थ्योरिस्ट, कि ये थ्योरिस्ट कौन थी। बिकॉज मैंने पहले बता दिया कि नर्सिंग में जितनी भी थ्योरीज है, सो ऑलमोस्ट मोर देन यू कैन से 95% इज दीज आर फीमेल। सही है। तो ये भी एक फीमेल है। और ये कब पैदा हुई थी, कहाँ पे पैदा हुई थी, उसने नर्सिंग कहाँ से की है, उसने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, मास्टर कहाँ से की है, और उसने पीएचडी कहाँ से की है। तो अगर जितने भी थ्योरिस्ट हमने पढ़े हैं ना, तो उसमें खुद बजाते खुद एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थ्योरिस्ट ये क्या थे? डिप्लोमा होल्डर। क्या थी? डिप्लोमा होल्डर। डिप्लोमा इन नर्सिंग उसने की थी, लेकिन एंड में आप देखें वो पीएचडी होल्डर भी थी। मतलब डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक। सही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब पैदा हुई थी। ये कब पैदा हुई थी? 12 मई। देख, दिस इज अ यूनिक डे, यू नो। इस दिन क्या हुआ था? जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उसकी बर्थ हुई थी। सो इट्स मीन कि जो एलिजाबेथ रोजर है वो अपने बर्थ डे को शेयर करते हैं विद फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और कब ये पैदा हुई थी? नाइटिंगेल कब पैदा हुई थी? 12 मई। 12 मई
1820 को। और ये कब पैदा हुई थी? 12 मई 1914 को। कब? 1914 को ये पैदा हुई थी, ठीक है। यूएसए में ये पैदा हुई थी, डेलस टेक्सास यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अमेरिकन थ्योरिस्ट ये। सबसे पहले उसने डिप्लोमा किया था इन नर्सिंग में। क्या किया था उसने? डिप्लोमा इन नर्सिंग। कब किया था? 1936 में। कहाँ से किया था? नोक्सविल जनरल हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग से, ठीक है। यहां से उसने किया था। इसके बाद इसने क्या था बीएसएन या बीएसएन पब्लिक हेल्थ। बीएस किया था उसने, किस चीज में किया था? पब्लिक हेल्थ में। कहां से किया था? जॉर्ज या, ठीक है। कब किया था? 1937, सही है। इसके बाद उसने क्या किया था? मास्टर। कब किया था? 1952। कहां से किया था? कहां से किया था मास्टर? 52 में किया था, ठीक है। जॉनसन। लेकिन असल में ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये पहले टीचर कॉलेज के नाम से भी ये जाना जाता। दिस इज द मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट जहां से उसने मास्टर किया हुआ था, सही है। और इसके बाद उसने पीएचडी भी किया हुआ था। क्या? पीएचडी किस चीज में किया था? कब किया था उसने पीएचडी? 1954, सही है। तो ये इनके बैकग्राउंड है कि 12 मई 1914 को ये उसके बॉन्स हुए थे। डिप्लोमा उसने 1936 में किया था। 1937 में उसने बीएस इन पब्लिक हेल्थ किया हुआ था, और 1952 में उसने मास्टर इन पब्लिक हेल्थ किया हुआ था, और पीएचडी उसने किया हुआ था 1954 में, ठीक है। कब ये फर्स्ट, मतलब कब ये इसकी डेट कब हो गई थी? कब ये डेट उसके हो गई थी? फर्स्ट अवे मार्च 13, 1994, ठीक है। इसके डेट हो गए थे। अब अगर हम इसके बात करें कि मतलब इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है नर्सिंग के लिए, तो द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन तो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रॉजर, सही है। इसके अलावा ये एज अ प्रोफेसर काम कर चुके हैं। एज अ प्रोफेसर ये काम कर चुके हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इसके अलावा ये काम कर चुके हैं द हेड ऑफ डिवीजन, जो नर्सिंग डिवीजन है, नर्सिंग डिपार्टमेंट है, उसमें एज अ हेड भी काम कर चुके हैं, सही है। इसके अलावा इसकी मल्टीपल पब्लिकेशन है। वन ऑफ देम एज अ द साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग, सही है। सो दीज आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉजर। ये उसकी कंट्रीब्यूशन है और ये इसके बैकग्राउंड है, सही है। तो इसमें से ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते, एटलीस्ट आपको इतना पता हो कि ये कब पैदा हुई थी और उसने इसकी एजुकेशन में उसने क्या किया है। आइदर उसने एजुकेशन में मतलब कौन सी ऐसी डिग्री है जो उसने हासिल किया है। क्लियर? या तो कोई कंफ्यूजन है? और जब हम बात करेंगे थ्योरी के बारे में कि इस थ्योरी का मतलब क्या है, देख इस थ्योरी में सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट, देन वी विल डिस्कस अबाउट द assumption, then we will discuss about the meta paradigm,
वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी। सही है। तो मेनली उसके जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो कितने हैं? ठीक है, देयर आर 4 एंड सम पीपल से देयर 5 मेन कॉन्सेप्ट, 5 मेन एजम्पशन है इसकी, 4 इसकी मेटा पैराडाइम है, और इसके बाद हम क्रिटिक करेंगे कि इसके स्ट्रेंथ क्या है और इसकी वीकनेस या लिमिटेशन क्या है। तो इस थ्योरी में देखें, इसके पहले मैं आपको 1 सेंटेंस में मैं आपकी इसकी समरी बता देता हूं कि इस थ्योरी का मतलब क्या है। इस थ्योरी का मतलब यह है ना कि अकॉर्डिंग टू रॉजर बिलीव दैट कि द पर्सन कैन नॉट बी अंडरस्टूड। जो पर्सन है ना, जिसको हम पर्सन कहते हैं, मतलब इंडिविजुअल, एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय जस्ट लुकिंग एट देयर इंडिविजुअल पार्ट। आप किसी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को, अगर आप उसकी सिर्फ एज अ इंडिविजुअल पार्ट के तौर पे आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बल्कि आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड यू मस्ट का मतलब है कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्या देना है, जोर। वेव इज अ होल पर्सन, किस तरह आपने देखना है, इज अ वन इंटीग्रेटेड एनर्जी फील्ड, कि पर्सन क्या है, एक इंटीग्रेटेड एनर्जी फील्ड है, which is always constantly interacting with the environment। ठीक है, और वो कंसिस्टेंटली एनवायरमेंट के साथ वो किस चीज में है, इंटरेक्शन में है। सो द एनवायरमेंट हैव इट्स ओन एनर्जी फील्ड। एनवायरमेंट की क्या है, आपने एक एनर्जी फील्ड है। ठीक है, इट्स फंडामेंटल फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। और जो ह्यूमन बीइंग है, इट हैज आल्सो अ यूनिक या इसकी जो आपने एक एनर्जी फील्ड है। सही है। और ये जो ह्यूमन है और एनवायरमेंट है, इसके बीच बिटवीन जो एनर्जी है वो फ्रीली फ्लो करते हैं। क्या करते हैं, फ्लो कर। देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो बैरियर, देयर इज नो लिमिटेशन। इजीली एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो 2 चीजें इस थ्योरी की मेन कंसेप्ट है। द फर्स्ट वन इज दैट कि द पर्सन इज अ होल, द पर्सन इज अ होलिस्टिक, द पर्सन इज अ यूनिट, इट्स नॉट इंडिविजुअल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिविजुअल है और इसके आर्म फ्रैक्चर है, ब्रोक आर्म के साथ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको बॉडी पार्ट के तौर पे नहीं देखेंगे कि आप पर्सन जिसकी आर्म टूटी हुई है, नहीं, उसके और भी बहुत ऐसे पार्ट, मतलब उसकी इमोशन, इसकी फीलिंग, इसकी थॉट, सबको आपने देखने हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी एक बॉडी पार्ट के ऊपर आपकी फोकस हो। देख, अगर कोई इंडिविजुअल है और उसकी फिजिकली अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है फिजियोलॉजिकली, तो उसकी वजह से उसके साइकोलॉजिकल जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, उसकी वजह से उसके स्पिरिचुअल जो बिलीफ है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। मैं इसके एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर रोड एक्सीडेंट में, कोई भी आरटीआई में, अगर आपके फॉर एग्जांपल 1 लेग जो है उसके फ्रैक्चर हो जाते हैं, सो दिस इज योर बॉडी पार्ट, ये आपकी बॉडी पार्ट है ना। दिस इज फिजियोलॉजिकल चेंज विच अकर इन योर बॉडी, क्योंकि आप नहीं चल सकते, आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज है परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन जो आपको ये मतलब जो चोट पहुंचे है ना, दिस इज ड्यू टू फिजियोलॉजिकल चेंज है ना, फिजिकल चेंज है ना, आपकी बॉडी में चेंज है। लेकिन इसकी वजह से आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, इसकी वजह से आप एंजाइटी में जा सकते हो, इसकी वजह से आपकी जो लोगों के साथ उठना बैठना रिलेशनशिप है, आपकी जो सोशल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हम ज़्यादा तवज्जो किस तरफ करते हैं, अपने रिलीजियस की तरफ। ठीक है, फिर हमें जो है ना अल्लाह ताला याद आते हैं ना। तो मतलब ये स्पिरिचुअल, ये सारी इस एक आपके फिजिकल इफेक्ट की वजह से सारे फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं। क्लियर। मैं एक और एग्जांपल आपको आसानी से बता देता हूं कि देख, जो एनर्जी फील्ड की हमने बात की ना, एनर्जी फील्ड की, कि एनवायरनमेंट जो है इट हैज इट्स ओन एनर्जी फील्ड एंड इट इज फंडामेंटल फॉर बोथ, मींस लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब मैं इसके एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि एनर्जी फील्ड एनवायरनमेंट के किस तरह एनर्जी फील्ड है और किस तरह आप कह सकते हैं कि फॉर द लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं ना किसी भी इंस्टीट्यूट, क्योंकि आप नर्सिंग से रिलेटेड है तो मैं आसान एग्जांपल करने की कोशिश करता हूँ ना। आपने मैट्रिक में भी एडमिशन ली है, आपने एफएससी में भी एडमिशन ली है, आपने अभी नर्सिंग में भी एडमिशन ली है,
आप जो है आगे जाके MSN में भी एडमिशन लोगे किसी और यूनिवर्सिटी में, आप किसी हॉस्पिटल की भी चूज करेंगे, ठीक है। तो देख, जब फर्स्ट टाइम आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप वहाँ पे क्या देखते हैं पता है? वहाँ की बिल्डिंग, कि वो कितना ज़बरदस्त बिल्डिंग है यहाँ की। वहाँ पे जो क्लासरूम में आप जाते हैं और क्लासरूम में आप देखते हैं कि देख यहाँ पे तो मल्टीमीडिया भी लगा हुआ है, यहाँ पे तो वाइट बोर्ड भी है, ठीक है। वहाँ यहाँ पे जो चेयर पड़े हैं कितने ज़बरदस्त, कितने सॉफ्ट चेयर है, ठीक है, कितनी कंफर्टेबल चेयर है। देख यहाँ पे AC भी लगा हुआ है कितना, यहाँ पे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप जहाँ आप जाते हो ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर इस टाइप के एनवायरनमेंट आपको मिल जाते हैं तो वो आपको अपनी तरफ खींच लेते या नहीं? आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे कौन सी एनर्जी फील्ड है? पॉजिटिव एनर्जी फील्ड है। क्या है? पॉजिटिव एनर्जी फील्ड है। और ये जो आपने ऑब्जर्व की, दिस इज अ नॉन लिविंग थिंग। AC लिविंग थिंग है, व्हाइट बोर्ड लिविंग थिंग है, चेयर इज अ लिविंग थिंग, बिल्डिंग इज अ लिविंग थिंग, नहीं है ना? लेकिन स्टिल इट हैज एनर्जी फील्ड। और कौन सी एनर्जी फील्ड है? पॉजिटिव एनर्जी फील्ड। आपको कहते हैं कि अपने यहाँ पे एडमिशन लेने हैं, क्योंकि इतना जबरदस्त एनवायरनमेंट ये तो कहीं और मुझे प्रोवाइड नहीं हो सकती, सही है। तो ये क्या है? दिस इज द एनर्जी फील्ड। लेकिन बाद में आपको पता चलता है ना कि यहाँ पे एक टीचर भी है जो बहुत ज़्यादा रूट माइंडेड है, नेरो माइंडेड है, एग्रेसिव टाइप की है, पहले आपकी जो है ना बैड एक्सपीरियंस उसके साथ रह चुके हैं। डायरेक्टली आपकी डिसीजन चेंज हो जाएगी, नहीं भाई यहाँ पे मुझे एडमिशन नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अभी एनर्जी फील्ड है वो चेंज हो गया। किसको? नेगेटिव एनर्जी फील्ड। इट्स अगेन एनर्जी फील्ड, ये भी एनर्जी फील्ड है, लेकिन कौन से है? नेगेटिव एनर्जी फील्ड है। क्लियर? तो मतलब एनवायरमेंट जो है इट हैज एनर्जी फील्ड both for the living thing as well as for the non-living thing. It may be positive or it may be negative. एक चीज एनर्जी फील्ड की तो ये है। दूसरा क्या है कि एनर्जी फील्ड जो है वो डायनामिक है। क्या है? डायनामिक है, कंटिन्यूअसली चेंजेबल है। ऐसा नहीं कंटिन्यूअसली मूविंग है, फ्रॉम द एनवायरमेंट टू ह्यूमन एंड फ्रॉम द ह्यूमन टू एनवायरमेंट। और क्या है? डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या है? जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव एनर्जी फील्ड है तो सारी जिंदगी पॉजिटिव एनर्जी फील्ड होंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि पहले आप जब गए इंस्टीट्यूट में तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे लगे, पॉजिटिव एनर्जी फील्ड। बाद में जब आपने रियलाइज किया तो काफी चीजें आपको बुरी लगे, तो इट्स नेगेटिव। बाद में अगर आपको किसी और इंस्टीट्यूट का विजिट किया, आप कहते यार इससे तो फिर भी हमारा इंस्टीट्यूट अच्छा है, फिर भी वापस चेंज पॉजिटिव में। तो मतलब ये फ्लक्चुएशन होते हैं उसमें, कंटिन्यूअसली चेंजेस आते हैं उसमें, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन देयर इज एनर्जी फील्ड दोनों के अराउंड द ह्यूमन बीइंग एंड अराउंड द एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन बीइंग की किस तरह है? देख, जो ये वर्ड है ना, ये यूनिट से निकला है, यूनिटरी। इसका मतलब ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर एक इंडिविजुअल है इस क्लास में और मतलब ना क्वेश्चन करते हैं, अगर आप भी उससे क्वेश्चन करते हैं तो वो जैसे स्टैंड होते हैं ना, तो बिल्कुल खामोश इस तरह शर्माते हैं, शाई बॉय या शाई गर्ल्स, वो कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आप नहीं कह सकते कि मतलब ये जो स्टूडेंट है ना ये हमेशा बस शाई रहेंगे। उसमें और भी मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स है। मे भी कि आज वो शाई है लेकिन 2-3 साल बाद जो है वो एक लीडर बने, क्योंकि उसमें और भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ठीक है। ये हर इंसान के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोई जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। वो आगे हम पैटर्न में पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ पैटर्न। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज अ एनर्जी फील्ड। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट, द फर्स्ट वन इज एनर्जी फील्ड। और एनर्जी फील्ड को मैंने आपको कहा कि सिंपल यू कैन डिफाइन कि एनर्जी फील्ड एज अ फंडामेंटल फॉर बोथ फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। और मैंने कहा कि एनर्जी फील्ड इज अ डायनामिक। ये क्या है? डायनामिक है, इट इज नॉट अ स्टैटिक। ऐसा नहीं है कि बस अगर किसी जगह पे पॉजिटिव एनर्जी फील्ड है तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी फील्ड होंगे, या किसी जगह पे अगर नेगेटिव एनर्जी फील्ड है तो हमेशा। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में अभी मैं हूँ, ठीक है। अगर आप लोग मुझसे बोर है कि ये क्लास कब खत्म होगी,
तो दिस इज अ नेगेटिव एनर्जी फील्ड। लेकिन जैसे मैं निकल जाता हूँ और मैडम आ जाते हैं और शी इज योर फेवरेट टीचर, तो फिर ये चेंज हो जाएंगे कंटिन्यूअसली। आप नेगेटिव को, ये एनर्जी फील्ड किस में चेंज हो गया? पॉजिटिव में। अगर वो निकल जाए, कोई दूसरा टीचर आ जाए, ठीक है, जो 50-50 है, तो फिर आपकी एनर्जी फील्ड ना पॉजिटिव में होगा ना नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो इट्स अ डायनामिक है, ये स्टैटिक नहीं है। और तीसरा क्या है कि कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग। ऐसा नहीं है कि मतलब कभी है और कभी नहीं है, ठीक है, हमेशा। देख, आप खुद सोचे, आप अपने स्कूल में 2 टाइप के टीचर आपको मिलेंगे। कुछ टीचर ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा आप उसके साथ क्लोजली अटैच हुए होंगे, आप चाहते थे कि मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम गुजारूं, बिकॉज दिस इंडिविजुअल, दिस टीचर जो है वो उसके पास कौन सी एनर्जी फील्ड थी? पॉजिटिव एनर्जी फील्ड। कुछ ऐसे होते हैं ना जिससे आप रास्ते में भी चुप जाते हैं कि सामना ना हो, बिकॉज उसके अपनी क्या होते हैं? नेगेटिव एनर्जी फील्ड होते हैं। तो एनर्जी फील्ड कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं एनवायरमेंट से आपको। और आप देख, कभी कभार आप किसी जगह पे जाते हैं ना, किसी रेस्टोरेंट में, और खाने से पहले जैसे आप बैठ जाते हैं ना सोफे के ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप बहुत ज़बरदस्त फील करते हैं। यार फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे रेस्टोरेंट देखे हैं, ठीक है। देख, इसके जो वेटर है कितने पोलाइट हैं, कितने ज़बरदस्त कम्युनिकेशन है इसकी। सो दिस इज अ एनर्जी फील्ड। लेकिन जब खाना आपके सामने रखा जाता है तो उसमें फिर कोई और चीज़ निकल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हाइजेनिक कंडीशन है, इट्स वेरी पुअर। तो पहले जो आपकी कॉन्सेप्ट है ना, वो चेंज हो जाते हैं। यार नहीं, मतलब ये अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है, तो मतलब पॉजिटिव से आप नेगेटिव की तरफ जाते हो। यहाँ क्लियर है? लेकिन ये कंटिन्यूअसली चेंजेबल है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। इस क्लास में 2 स्टूडेंट की आपस में कोई लड़ाई हो गई, कॉन्फ्लिक्ट। पहले तो कुछ भी नहीं था, फ्रेंडशिप चल रही थी, सब कुछ ज़बरदस्त, आप बहुत इंजॉय कर रहे थे, तो इट वाज अ पॉजिटिव एनर्जी। अचानक आप दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हो गई, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, द एनर्जी चेंज टू नेगेटिव। फिर आपकी कोई फ्रेंड आ गया बीच में या कुछ भी, उसने कहा छोड़ो यार, बस इग्नोर करो, क्या हुआ ये, बस छोड़ो, इस बातों को छोड़ो, चलो कुछ और बात करते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं। आपकी एनर्जी वापस चेंज हो गई पॉजिटिव में, आपके मूड चेंज हो गए ना। फिर 1 दिन या 2 दिन बाद वो दोबारा आपको कहते हैं, अच्छा ये बताइए लड़ाई किस चीज़ के ऊपर हुई थी आप दोनों की? आपको दोबारा गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि आपको याद आ रहे हैं, यार उसने ये किया था, उसने, दोबारा आपकी एनर्जी चेंज हो गई नेगेटिव में। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज कंटिन्यूअसली, हाँ, मूविंग है, चेंजेबल है, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक है। यहाँ तक क्लियर है? एनर्जी फील्ड आपकी समझ में आ गई। एक जगह पे ह्यूमन बीइंग है, एक जगह पे एनवायरनमेंट है। ह्यूमन बीइंग की अराउंड अपनी एनर्जी फील्ड है, एनवायरनमेंट के अराउंड अपनी एनर्जी फील्ड है। ये दोनों कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन में है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आप फील करेंगे, नेगेटिव है नेगेटिव, लेकिन ये कंटिन्यूअसली मूविंग है, चेंजेबल है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? द सेकंड कॉन्सेप्ट इज ओपननेस। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? ओपननेस। ओपननेस का मतलब क्या है? हाँ, देख, ओपननेस का मतलब ये है ना कि वी कैन इफेक्ट द एनवायरमेंट कैन इफेक्ट अस। देयर इज नो बैरियर, देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो बाउंड्री। कंटिन्यूअसली ये जो एनर्जी है ना, ये फ्लो करते हैं बिटवीन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं है मतलब आप जिस एनवायरमेंट में भी रहोगे ना, उस एनवायरमेंट के आपके ऊपर इफेक्ट होगा, बिकॉज देयर इज नो बाउंड्री अराउंड यू कि वो आपको प्रोटेक्ट करे। अगर एक कंफर्टेबल एनवायरमेंट है तो आप पॉजिटिव फील करेंगे, अगर नेगेटिव एनवायरमेंट है यू विल फील नेगेटिवली। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बैरियर या कोई लिमिटेशन नहीं है। आप ओपन हो, यू आर ओपन टू योर एनवायरमेंट एंड योर एनवायरमेंट ओपन टू यू। आपकी वजह से आपके एनवायरमेंट इफेक्ट हो सकते हैं और आपके एनवायरमेंट की वजह से आप इफेक्ट हो सकते हैं। किस तरह? अगर यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, कौन करते? आप करते हो, मैं करता हूँ, तो हमारी वजह से जो एनवायरमेंट है वो इफेक्ट होता है या नहीं होता? होते हैं ना। अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है जो
मतलब डस्ट वाली इंडस्ट्री है, तो उसकी वजह से वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। और एनवायरनमेंट की वजह से हम इफेक्ट होते हैं। अगर ऐसे एनवायरनमेंट है जो बहुत ज़्यादा सीरियस एनवायरनमेंट है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप किसी शादी में जाते हैं ना, शादी में, तो वहाँ पे आप हंस सकते हैं या नहीं हंस सकते, आप खुशी मना सकते हैं या नहीं मना सकते, मना सकते हैं ना, क्योंकि वो एनवायरनमेंट आपके ऊपर इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप किसी की पौधगी में चले जाते हैं तो वहाँ पे आप खुशी मना सकते हैं, वहाँ पे हंस सकते हैं, नहीं हंस सकते ना, बिकॉज वो एनवायरनमेंट आपके ऊपर इफेक्ट करता है। तो इट्स मीन वी आर ओपन टू एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट ओपन टू अस। वी कैन इफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट कैन इफेक्ट अस। देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो बैरियर, देयर इज नो बाउंड्री। इसको कहते हैं ओपननेस। क्लियर? और इसका मतलब ये भी है कि देख यहां पे आपकी एनवायरनमेंट है, यहां पे आपके पास आपके ह्यूमन है, यानी मैन जो भी है, ठीक है। यहां पे इसकी इर्द गिर्द एनर्जी फील्ड है और इसकी एनर्जी फील्ड है, ये कंटिन्यू, इसमें कोई बैरियर नहीं है, ओपन सिस्टम है। ये ह्यूमन जो है एनवायरनमेंट को ओपन है, एनवायरनमेंट जो है ह्यूमन को ओपन है। ये ह्यूमन की जो बिहेवियर है ना, बिहेवियर ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है एनवायरनमेंट के ऊपर, और जो एनवायरनमेंट है ना वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। क्लियर? क्लियर है या नहीं है? या एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। कभी कभार आपके दोस्त आपके सामने आ जाते हैं ना, वो आपको कुछ भी नहीं कहते कि मैंने घर में कोई लड़ाई की है, मेरे पैसों की सख्त ज़रूरत है या जो भी है, लेकिन जैसे आप उसके साथ बैठ जाते हो ना, डायरेक्टली आप असेस कर सकते हो कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। आप उससे पूछते हैं कि आर यू ओके, ठीक है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो उसने आपको कुछ बताया है? नहीं बताया ना, लेकिन इट्स अ ओपन सिस्टम, आप उसको असेस कर सकते हो। आप किसी की बिहेवियर से आप असेस कर सकते हो कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है, क्या चल रहा है बिहाइंड। क्लियर? तो ओपननेस का मतलब है कि देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो बैरियर। ओपनली जो एनर्जी है ना वो फ्लो करते हैं ह्यूमन टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट टू ह्यूमन, एंड दे कैन इफेक्ट ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट है। क्लियर या नहीं है? क्लियर। थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे है पैटर्न। क्या है? पैटर्न। देख पैटर्न का मतलब क्या है, दिस इज द थर्ड कॉन्सेप्ट। आप लोगों की जो स्लाइड है ना उसमें बहुत मतलब वन स्लाइड दी हुई है और इतना वो नहीं होता। पैटर्न का मतलब क्या है? पैटर्न हाँ, पैटर्न इज अ डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल जो है इट्स यूनिक। हर इंडिविजुअल यूनिक है या नहीं है? मुझ में जो क्वालिटी है या डेस्क क्वालिटी है वो आप में नहीं होगी, आपकी जो डेस्क क्वालिटी या क्वालिटी है वो किसी और में नहीं होगी। देख एज अ टीचर, आप लोग टीचर को असेस करते हैं ना, डिफरेंट टीचर होते हैं, हर टीचर के अपने एक आइडेंटिटी है, ऐसा है या नहीं? आप लोगों ने इसकी नेम भी रखे हैं ना, क्यों रखे हैं? ड्यू टू आइडेंटिटी। हर टीचर की अपनी आइडेंटिटी है। कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टीचर हैं, सो दिस इज देयर आइडेंटिटी। कोई बहुत ज़्यादा वाज नसीहत करते हैं तो ये उसकी अपनी आइडेंटिटी है। कोई क्लास बहुत अच्छा लेते हैं, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। कोई बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये उसकी अपनी आइडेंटिटी है। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये उसकी अपनी आइडेंटिटी है। हर एक की अपनी आइडेंटिटी है ना। ये जो आप कहते हैं ना कि ये एनर्जी फील्ड, एनर्जी हमेशा देख किस चीज़ में फ्लो करते हैं, किस चीज़ में फ्लो करते हैं? वेव्स में ना। लेकिन ये वेव्स मुख्तलिफ होते हैं ना, कुछ वेव्स ऐसे होंगे, स्ट्रेट वेव्स हो गए, ठीक है, कुछ वेव्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ वेव्स जो है वो ऐसे होते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी के लोग होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये अप एंड डाउन है, कभी कभी एग्रेसिव कभी काइंड, कभी एग्रेसिव कभी काइंड, ठीक है। तो देख हर एक की अपनी आइडेंटिटी है। ये जो एनर्जी फील्ड है ना, ये जो फ्लो करते हैं, ये पैटर्न आपको शो करते हैं। पैटर्न एज यूर डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या है?
जो आपको दूसरे से मुख्तलिफ दिखाते हैं। दिस इज योर आइडेंटिटी, ये आपकी क्या है? आइडेंटिटी है। पैटर्न एज योर आइडेंटिटी, योर पैटर्न एज योर आइडेंटिटी। तो पैटर्न क्या है? डिफाइंड एज द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी फील्ड परसीव एज अ सिंगल वेव। ठीक है, पैटर्न गेव अस आइडेंटिटी, ईच ह्यूमन बीइंग हैज अ यूनिक आइडेंटिटी पैटर्न। मैंने कहा ना कि हर की आइडेंटिटी पैटर्न है मुख्तलिफ। ठीक है, so you can say कि pattern can be defined as a distinguishing characteristic of energy field। ठीक है, क्लियर। एंड पैटर्न क्या है? एज योर आइडेंटिटी, ये आपकी आइडेंटिटी है। ठीक है, और एवरी इंडिविजुअल हैज देयर यूनिक आइडेंटिटी, हर इंडिविजुअल की अपनी यूनिक आइडेंटिटी। मैंने आपको कहा ना, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई एग्रेसिव है, कोई काइंड है, कोई कम्प्लेक्स पर्सनालिटी है, कोई बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो ये सब की अपनी अपनी आइडेंटिटी है कि ये जो एनर्जी फील्ड है ना, बिकॉज दिस इज अ डिस्टिंग्विश, ये एनर्जी वेव्स इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन आर नॉट, दिस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। ठीक है, बिकॉज दिस वेव्स हैज यूनिक आइडेंटिटी। ये आप कह सकते हैं कि दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज इन अप एंड डाउन, एंड दिस इज अ वेरी कम्प्लेक्स। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? तो पैटर्न क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि एनर्जी जो फील्ड है ना, जो फ्लो करते हैं वो वेव्स में करते हैं ना, तो वन सिंगल वेव जो है ना, दिस इज योर पैटर्न। मीन दिस इज अ डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है? जो आपको मुख्तलिफ रखते हैं दूसरे लोगों के। हर इंसान मुख्तलिफ है ना। हम कहते हैं ना, अगर आपसे कोई पूछे प्ला बन रहा, हाँ वो इस वाला, ठीक है, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई बहुत ज़्यादा झूठ बोलेंगे तो कहेंगे कि हाँ वो जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, तो ये क्या है? डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज अ पैटर्न। कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होंगे, अब यार मैं उससे बात नहीं करता, मामूली बात पे वो गुस्सा हो जाते हैं, तो ये डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, समझ में आ रही है ना आपको? तो ये क्या है? पैटर्न। सिंपली यू कैन से पैटर्न एज योर आइडेंटिटी। अब इसके ऊपर ये सबको कंप्लीट करके फिर इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा। सही है? अच्छा, इसके बाद है 4 नंबर पे 4 पेन डायमेंशन। पेन डायमेंशन, पेन डायमेंशन का मतलब क्या है? बिहाइंड द 3 डायमेंशन, बिहाइंड द 3 डायमेंशन मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स एवरी वेयर it is not limited to place in time, it is not limited to place and time। 3 डायमेंशन आप लोगों ने सुने होंगे ना, D1 D2 D3 सुने हैं ना। और ये हमने थ्योरीज के जो डिफिनेशन है मॉडल में हमने पढ़ा था कि मॉडल है 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। अक्सर जो हम कहते हैं ना, यार ये देख किस तरह की उसने वो किए है, 3 डायमेंशन वाले उसने बनाए हैं। ठीक है, जो पेंटिंग होते हैं ना 3 डायमेंशन, जिसके 3 डायमेंशन 3 साइड आप देख सकते हो। सही है? अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूं ना, दिस इज ये वाइट, दिस इज अगर सिर्फ व्हाइट बोर्ड है तो दिस इज 1 डायमेंशन, लेकिन अगर इसको साइड से आप देखेंगे तो फिर दिस इज 3 डायमेंशन, क्योंकि आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ सिर्फ लिखना है दिस इज 1 डायमेंशन। सही है? तो मतलब बिहाइंड द 3 डायमेंशन का मतलब क्या है कि एवरीवेयर, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ये ऐसी एनर्जी फील्ड है जिसकी कोई लिमिटेड टाइम या कोई लिमिटेड प्लेस नहीं है। इसके एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं।
फॉर एग्जाम्पल इस इंस्टीट्यूट में एक टीचर है जो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि एग्रेसिव है, बोरिंग है फॉर यू। वो यहाँ से पीएचडी के लिए या किसी भी पर्पस के लिए यहाँ से चले जाता है किसी और कंट्री, ठीक है। आप खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें से आपके एक फ्रेंड आ जाते हैं क्लास में और कहते हैं कि आपको पता है वो फ्लाज जो टीचर है ना उसकी पीएचडी कंप्लीट हो चुके हैं और वो वापस आ रहा है, सही है। अचानक से आपके मूड चेंज हो जाते हैं, हालांकि वो यहाँ पे है पाकिस्तान में, वो क्लास में है, वो इस सिटी में है, वो इस कंट्री में है, नहीं है ना, लेकिन इसकी एनर्जी फील्ड इतनी स्ट्रांग है ना कि वो दूसरी मुल्क में बैठकर भी यहाँ पे आपको जो नेगेटिविटी है वो शो करते हैं। समझ में आ रही है आपको? मतलब इसकी कोई प्लेस नहीं है। देख, अगर एक टीचर यहाँ पे आके जैसे आपके सामने स्टैंड करते हैं और आपकी एनर्जी फील्ड चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसकी डायमेंशन है ना, मतलब इसकी कुछ लिमिटेशन है। अगर ये टीचर क्लास से बाहर चला जाए फिर आप खुश हो जाते हैं, चलो यार शुक्र है जान छोड़ गई। लेकिन वो तो इस क्लास में भी नहीं है, वो तो इस कॉलेज में भी नहीं है, इस सिटी में भी नहीं है, इस कंट्री में भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना आपकी मूड चेंज हो गया बाहर बैठकर। एक और एग्जांपल बता देता हूं ना, आप लोग जो है फॉर एग्जांपल कोई भी प्लेयर आप लोग ले लें, क्रिकेट में कौन से फॉरेन प्लेयर है जो आप लोगों को पसंद है? जी, कोहली। देख, अब कोहली जो है ना, कोहली दिल्ली में रहते हैं, वो इसी कॉलेज में है, नहीं है ना, वो इसी सिटी में है, मतलब केपी में है, नहीं है, वो पाकिस्तान में है। देख, वो इंडिया में है, लेकिन वो उसकी इतने पॉजिटिव एनर्जी फील्ड है ना कि उसने यहाँ पे पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान की एक सूबा केपी में, और फिर उसकी एक छोटी सी आप कैसे डिस्ट्रिक्ट में, और फिर डिस्ट्रिक्ट से एक छोटी सी एरिया में आप उसको पसंद करते हो। क्यों? उसकी एनर्जी फील्ड इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दिस इज कॉल्ड पेन डायमेंशन। पेन डायमेंशन का मतलब ये है कि देयर इज नो लिमिटेशन फॉर द प्लेस एंड टाइम, दिस इज बिहाइंड द 3 डायमेंशन। अब समझ में आ गई आपको? अभी भी नहीं आ रही तो मैं क्या बता सकता हूँ आगे, सही है। These 4 are the basic concept of this theory। ये क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी के। मैंने एनर्जी फील्ड की बात की, एनर्जी फील्ड मैंने आपको कहा कि एनर्जी फील्ड का मतलब क्या है, ठीक है। मैंने कहा कि आप एग्जांपल मैंने आपको दी कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप किसी कॉलेज में जाते हो, तो सबसे पहले आप किस तरह वहाँ से मुतासिर होते हो या किस तरह आप डिसीजन लेते हो ना, ड्यू टू दिस एनर्जी फील्ड। Because the energy field is very very fundamental for both, for the living and non-living thing। और मैंने कहा कि environment has its own energy field and a human being has their own energy field, ठीक है। और ये दोनों जो है इंटरेक्शन में है, कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन में है विद ईच अदर, और इट्स अ डायनामिक है, कंटिन्यूसली मूविंग है फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओपननेस की हमने बात की कि देयर इज नो बैरियर, देयर इज नो बाउंड्री, कंटिन्यूसली एंड फ्रीली द एनर्जी फ्लो फ्रॉम द ह्यूमन टू एनवायरनमेंट एंड फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू ह्यूमन, एंड you can say that we can affect the environment and the environment can affect us। We discussed about the pattern। Pattern mean this is your unique identity। Pattern mean this is a distinguishing characteristics of energy field, कि ये energy field किस waves में वो करते हैं। This is a single wave, either वो straight line है, either वो up down है, या complex है, जो भी है। आप लोग देख, ये theory जो है ना मार्थिया एलिजाबेथ रोजर ने क्यों दी थी, यू नो, बिकॉज शी वॉज इंटरेस्टिंग इन लर्निंग एंड फिजिक्स। वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा माहिर थे। तो इस थ्योरी में देख ज़्यादा कंसेप्ट आपको फिजिक्स की मिल रही है, एनर्जी फील्ड और पैटर्न और रेजोनेंस और हेलेसिया और सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे ना, ये सारी फिजिक्स की है। बिकॉज शी वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड फिजिक्स, फिजिक्स से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी, हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रही, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज अ concept, basic concept of this theory। Clear? कोई confusion है? Now we will discuss basic principle of the theory।
ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे अभी? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल टू टाइप के होते हैं, सही है। प्रिंसिपल कितने टाइप के हैं? टू टाइप के हैं। कौन से टू टाइप के हैं जी? एक वसूल वाला प्रिंसिपल और एक भी वसूल वाला प्रिंसिपल, ऐसा ही है। देख, एक होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एक होता है कुछ वसूल, कुछ रूल रेगुलेशन। तो इसमें एल ई का डिपेंडेंस है। ए एल एल्स, अगर ए एल है पी ए एल तो इट्स मीन दिस इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर एल ई है तो रूल रेगुलेशन, सही है। सो नाउ वी विल डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थ्योरीज। इस प्रिंसिपल को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, यू नो क्या कहते हैं? हेमोडायनामिक प्रिंसिपल। हेमोडायनामिक प्रिंसिपल भी कहते हैं। व्हाट डज मीन बाय हेमोडायनामिक? Simple, you can say the principles which the energy field is dependent. The principle in which the energy field is dependent, this is called hemodynamics. आप लोगों ने हेमोडायनामिक प्रोसेस भी पढ़ा है। देख, सिंपल में और आसान करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। टू टाइप की एनर्जी है ना, वंस अराउंड द ह्यूमन बीइंग एंड द सेकंड वन इज अराउंड द एनवायरनमेंट। ये दोनों किस तरह आपस में बैलेंस हो जाते हैं, किस तरह बैलेंस, ये आपको कौन बताएंगे? ये प्रिंसिपल हेमोडायनामिक। कितने प्रिंसिपल हैं? 3 प्रिंसिपल हैं। कितने हैं? 3 प्रिंसिपल। द फर्स्ट वन इज अ रेजोनेंस। रेजोनेंस। रेजोनेंस का क्या मतलब है? ये रेजोनेंस का लफ्ज आप लोगों ने कभी सुना है पहले? आप लोगों ने एफएससी में फिजिक्स पढ़ चुके हो तो इसमें रेजोनेंस के लफ्ज आप लोगों ने सुना होगा। रेजोनेंस क्या है? पैटर्न है जी। रेजोनेंस साउंड के लिए थैंक यूज होता था, ठीक है। इसका मतलब है साउंड क्या स्ट्रेट उसमें होते हैं या फ्लक्चुएटिंग होते हैं? फ्लक्चुएटिंग होते हैं ना। तो रेजोनेंस का मतलब क्या है जी? ना, वो तो हेलेसी है, कंटिन्यूसली चेंजिंग। वेरी गुड। रेजोनेंस का मतलब क्या है? ये जो एनर्जी फील्ड है ना, दिस इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। ये कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, इसमें चेंज, अप एंड डाउन की बात हो रही है। किस चीज की? अप एंड डाउन। मैं एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हो तो क्या आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ होंगे? अगर आप खुश हो, अभी आप खुश हो बहुत ज्यादा, तो क्या आप सारी जिंदगी खुश होंगे? अगर आप खुदा न हुआ से किसी वजह से आपको दुख है, आप परेशान हो, तो आप सारी जिंदगी परेशान होंगे? नहीं है ना। ये जो एनर्जी फील्ड है ना, ये चेंज होते जाएंगे, ठीक है, अप एंड डाउन। आपकी इमोशन में फ्लक्चुएटिंग, आपके हार्मोन्स लेवल में फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, आपकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है उसमें फ्लक्चुएटिंग। तो ये कौन है? आपकी मूड इज फ्लक्चुएटिंग। ये फ्लक्चुएटिंग, ये चेंजेस कंटिन्यूअसली जो चेंज है आपकी मूड में, आपके हार्मोन्स में, आपकी डेली रूटीन में, आपके इमोशन में, ये किस चीज को शो करते हैं? ये प्रिंसिपल रेजोनेंस शो करते हैं, ठीक है। किस चीज को? रेजोनेंस। देख, अगर स्ट्रेस के हालात में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं, इसकी वजह से आपके हार्ट रेट इंक्रीज होते हैं, इसकी वजह से आपकी जो बीपी है वो इंक्रीज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस वो एक बार उसने रिलीज होना शुरू कर दिया तो वो रिलीज होते जाएंगे। सिंपैथेटिक सिस्टम है, फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होंगे, उसको दोबारा डिक्रीज करेंगे, तो ये चेंजेस आते जाते रहेंगे। इसी तरह फीमेल जो है उसमें मेंसेस आते हैं। क्यों आते हैं? ड्यू टू हार्मोन्स, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन उसमें हैं आपको पता है। अगर ये फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज ही नहीं होंगे, मेंसेस होंगे? नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली रिलीज होंगे।
तो मतलब ये है कि ये जो चेंजेस आते हैं, या टेस्टोस्टेरोन है आप लोगों में जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो करते हैं मेल में, और एस्ट्रोजन जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं फीमेल में, वो सारी उम्र बस इस तरह मतलब एक ही अमाउंट पे वो रिलीज होंगे नहीं होंगे ना, उसमें फ्लक्चुएशन आते हैं। जहाँ पे नीड है वहाँ पे ज़्यादा रिलीज होंगे, जहाँ पे नीड कम है वहाँ पे कम रिलीज होंगे। ऐसा ही है ना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो रेजोनेंस आपको यही बताते हैं। आपकी जो मूड है ना, अगर वो सैड मूड है तो ऐसा नहीं कि हमेशा सैड मूड होंगे, चेंजेबल है ना, कभी कभी खुश कभी। तो दिस इज अ कंटिन्यूस चेंज फ्रॉम लोअर टू हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लोअर टू हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स means up and down fluctuating our energy field as change. So simple you can say this is a continuously change from lower to high frequency waves, ठीक है। मीन दिस इज अ फ्लक्चुएटिंग, क्या है फ्लक्चुएशन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, देख इस तरह है। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेट लाइन है फिर अप एंड डाउन होंगे, फिर ठीक है, क्लियर। तो यस यू कैन से उसमें भी फ्लक्चुएशन आते हैं ना। सो दिस इज यू कैन से दिस इज अ रेजोनेंस, बिकॉज आपकी जो एनर्जी फील्ड है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, वो अप एंड डाउन होंगे, कभी खुशी कभी गम। ये फिल्म देखे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ रेजोनेंस, कि कभी खुशी मिलेंगे आपको कभी गम मिलेंगे, क्लियर। इसमें कोई कंफ्यूजन है? चलो नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे हेलेसी। हेलेसी का क्या मतलब है? जी, हेलेसी का मतलब है ना चेंज तो है, चेंज तो है ना, रेजोनेंस कह रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि इट्स नॉट अ स्टैटिक, इट्स डायनामिक। लेकिन व्हेन देयर इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है? फ्रॉम सिंपल यू कैन से फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देख, अगर कोई न्यू नेट है, कोई बच्चा है, इनफेंट है, जो भी है, तो उसको इस चीज की फिक्र है कि मैं कहाँ से पैसे कमाऊं, कहाँ से मुझे खाना कमाना है, किस तरह मुझे पकाना है, कौन सी चीज मैं खा लूं, कौन सी चीज मैं न खा लूं, उसको ये टेंशन है नहीं है ना। इसी तरह अगर आप लोगों की एज के जो होते हैं, ठीक है, उसकी भी ये टेंशन नहीं है, ठीक है, उसके अपने उसके सामने लाइफ क्या है, बस पैसा हो और ये चीज़ें हो वो चीज़ें हो, बहुत सिंपल लाइफ है आप लोगों की। लेकिन जो जितना आप एल्डर होते जाते हो ना, आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हो। जो आपके माइंड में है ना, मैं उसको रीड नहीं कर सकता। आप ऐसी डिसीजन लेंगे ना, मैं कहूँगी ये पागल हो गया है क्या, ये डिसीजन लेने का वो है, लेकिन वो सही डिसीजन होंगे। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में जो है ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उसके माइंड में जो है मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, सही है। इट्स नॉट सिंपल, इट्स अ कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। क्लियर या नहीं है क्लियर? जब आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हो, जब अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब एराइज होते हैं चेंज में, आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इस टाइप की चेंज होंगे। वो कहते हैं ना, यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। सो दिस इज अ हेलेसी। ये क्या है? चेंज तो आ गया ना, लेकिन आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह भी हो सकता है। सो ये क्या है? हेलेसी है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। और ये एज के साथ है, जितना आप एल्डर होते जाते हो आप में हेलेसी आ जाते हैं। मैंने कहा ना कि बचपन में इन्फेंट को बस सिर्फ एक चीज है, जैसे उसको भूख लगते हैं बस वो रोना शुरू कर देते हैं। उसको इस चीज की फिक्र नहीं है कि टमाटर जो है वो महंगे हो चुके हैं, ठीक है, ये चीज महंगी, बस वो रो देते हैं, बस मुझे चाहिए, बस उसको मिलते हैं। ना वो कमाते हैं, ना वो पढ़ते हैं, ना सीखते हैं, कुछ भी नहीं करते, ठीक है। जैसे वो
बड़े हो जाते हैं ना, फिर आप स्कूल जाते हो, मदरसा जाते हो, आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हो। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं ये करूंगा। फिर जैसे आप बीएसएन करते हो तो किसी को बहुत ज़बरदस्त जॉब मिलते हैं, वो कहते हैं यार मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मतलब इतने ज़बरदस्त जॉब मुझे मिलेंगे अनप्रेडिक्टेबल। और कोई ये कहेंगे यार मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं बीएसएन करके भी टमाटर भेजूंगा। ठीक है, तो हर एक की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, चेंज है, कंटिन्यूअसली चेंज है। ठीक है, देख आप किसी इंसान से मिलते हो ना, इंसान से पहले से आपके माइंड में ये नहीं होता, बस आप कहते हैं बस रूटीन मीटिंग है, आप उसके साथ मिल जाते हो। लेकिन जैसे आप उसके साथ मिल जाते हो ना, उसकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी होते हैं ना, वो आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, आप उसके और भी क्लोज होते जाते हैं। फिर आप कहते हैं यार मैंने सोचा भी नहीं था कि ये एक मुलाकात इतने फ्रेंडशिप का जरिया बन जाएंगे। सो दिस वाज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो ये चेंजेस है कंटिन्यूअसली, लेकिन जब उसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो, जब सिंपल से आप कम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो फिर ये सही है। कभी कभार ऐसे होते हैं ना, मतलब आपकी जो पेरेंट है वो आपको इतने पैसे नहीं देते, वो कहते नहीं इसके लिए रखना है, खुदा न खास्ता घर में बीमारी आ सकती है, ये चीज़ हो सकती है। आप कहते हैं कि देख कल किसने देखा है, कल क्या होगा, आज बस जो है बस खर्च करें, क्योंकि आपके माइंड में और उसके माइंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप उसको रीड नहीं कर सकते, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसमें माइंड में क्या चल रहा है। क्लियर? तो दिस इज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? द थर्ड वन इज अ इंटेग्रिटी। थर्ड वन क्या है? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? Yes, you can say this is a mutual understanding या mutual process, but इंटीग्रिटी को किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं? देख, इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को एक एक जा करते हो, टुगेदर करते हो, एक यूनिट्स में, इज अ होल यूनिट उसके बना देते हो। मतलब एक इंडिविजुअल जो है वो इफेक्ट करते हैं दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर, दूसरा इंडिविजुअल इफेक्ट करते हैं तीसरे इंडिविजुअल के ऊपर, और इसी तरह जो होल क्लास है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। किस तरह? जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बता दी कि एक टीचर है जो बाहर मुल्क में है, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी फील्ड है उसके बाहर। आप सब खुश हो ना, कुछ भी नहीं, आप सारे खुश हो, इंजॉय कर रहे हो, लेकिन बाहर से जो है ना आप लोगों की सीआर आ गई। उसने चुपके से शराज के कान में उसने कुछ कहा कि आपको पता है उस टीचर की पीएचडी कंप्लीट हो चुके, वो वापस आ रहे हैं। तो नवीद की वजह से शराज जो है उसकी एनर्जी फील्ड चेंज हो गया। ठीक है, वो डिप्रेस हो गया, बिल्कुल एंजाइटी, नेगेटिव मूड उसका जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। किसकी वजह से? नवीद की वजह से। आप जो है ना अभी तो उसके करीब बैठा, वो देख रहे, ऑब्जर्व करे यार कुछ तो है, वो इससे पूछ रहे क्या हुआ है, वो इसके कान में बता रहे कि आपको पता है वो टीचर जो है वो तो वापस आ रहा है। आप देख इसकी वजह से इसकी मूड चेंज हो गया। इसी तरह ये न्यूज़ जो है ना वो सारी क्लास में फैल गया। पहले जो सारे खुश थे वो सारे परेशान हो गए। तो एक इंडिविजुअल की वजह से, सिर्फ एक नवीद की वजह से सारी जो क्लास है उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा, क्योंकि उसने इसको पहुंचाया, उसने उसको पहुंचाया, उसने उसको, और सारी क्लास की जो मूड है वो चेंज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी, इंटीग्रेशन। ठीक है, कि सब आप कह सकते हैं म्यूचुअल। इसी तरह अगर हम एनर्जी फील्ड की बात करें तो एक एनवायरमेंट की एनर्जी फील्ड है और एक ह्यूमन की एनर्जी फील्ड है। ये म्यूचुअली प्रोसेस है, एक दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट है। पॉजिटिव एनवायरमेंट है तो इट विल बी ब्रिंग अ पॉजिटिव यू कैन से एनर्जी इन अ ह्यूमन बीइंग। अगर नेगेटिव एनवायरमेंट है तो इट विल ब्रिंग अ नेगेटिव एनर्जी इन अ ह्यूमन बीइंग। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? सही है। तो ये तीन मेन प्रिंसिपल थे। क्लियर? हमने क्या पढ़ा? 4 मेन कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। कौन कौन सी? एनर्जी फील्ड, ओपननेस, पैटर्न और पेन डायमेंशन। 3 हमने प्रिंसिपल पढ़ी, रेजोनेंस, हेलेसी एंड इंटीग्रिटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 5 मेन assumption. फाइव मेन assumption। सही है? ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे assumption।
ठीक है, टोटल कितने एजम्पशन है? 5. Assumption is any statement which describe the concept. ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जो फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं यू आर सपोज टू वॉच इट. आप नहीं देखोगे so then it will be very difficult for you because it's a different terminology है जो we are using in our lecture. So that's why you are supposed to watch these 2 units first. Okay. So the first one is a wholeness. पहला assumption क्या है? होलनेस. होलनेस का मतलब क्या है? जिस तरह मैंने पहले कहा था कि द पर्सन कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय जस्ट लुकिंग एट देयर पार्ट. ठीक है, मतलब जो ह्यूमन है ना, जो पर्सन है, आपने इसको एज अ होल यूनिट लेना है. चाहे उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो, फंक्शन हो, उसकी सोशल हो, उसकी स्पिरिचुअल हो, उसकी साइकोलॉजिकल हो, एज अ होलनेस आपने उसको लेनी है. ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल है जो डायबिटिक फुट के साथ है, उसके इम्पुटेशन हो चुके, 1 लेग उसकी नहीं है. ठीक है, तो आपने सिर्फ उसको नहीं लेना कि मैं उस पेशेंट का केयर कर रहा हूँ जिसके 1 लेग नहीं है. 1 लेग वाली जो पेशेंट है मैं उसका केयर कर रहा हूँ, नहीं. ठीक है, उसने आपको एज अ होल लेने की, उसके इमोशन क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, इसकी स्पिरिचुअल बिलीव क्या है. देख, कभी कभार देख, जो आगे हम पढ़ेंगे, जो रॉजर है ना, रॉजर क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आप किसी इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल है और उसके 5, 6, 7, 8, 9 सर्जरी भी हो चुके हैं, वो हॉस्पिटल में भी एडमिट है, लेकिन स्टिल उसमें पॉजिटिव एनर्जी है, तो रॉजर कहते हैं कि ही या शी इज नॉट इल, वो हेल्थी है, वो बीमार नहीं है. अगर आप में पॉजिटिव एनर्जी है तो आप बीमार नहीं हो. अगर आप ठीक हो, बिल्कुल फिजिकली आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अगर आप में नेगेटिव एनर्जी है सो यू आर इल. आप मिसप्लेस करते एनर्जी को आप मेंटेन नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते, सो यू आर इल. ठीक है, मतलब ये है, सिंपल यू कैन से, कि आप किसी पर्सन को एज अ बॉडी पार्ट आप नहीं ले सकते. ठीक है, अगर आप ये नहीं कह सकते कि एक इंडिविजुअल है और इसके 1 फिंगर नहीं है तो ये एल है, नहीं. अगर वो साइकोलॉजिकली फिट है, अगर वो इमोशनली स्टेबल है, अगर वो स्पिरिचुअली ठीक है, अगर वो सोशली इंटरेक्शन उसकी ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी फील्ड है, सो ही इज ओके या शी इज ओके. इसका मतलब है कि आप किसी इंडिविजुअल को एज अ बॉडी पार्ट नहीं ले सकते. यू विल टेक एज अ होल, एज अ यूनिट, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. हर इंडिविजुअल के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने सबको मिला के उसको लेने हैं. उसकी बॉडी, उसकी साइकोलॉजिकल, उसकी सोशल, उसकी स्पिरिचुअल, सब डायमेंशन को अपने लेने हैं. क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? होलनेस. मेन एजम्पशन है होलनेस. क्लियर? मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. सही है. द सेकंड वन इज ओपननेस. ओपननेस ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वी कैन इफेक्ट द एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट कैन इफेक्ट अस. कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बैरियर नहीं. ओपनली वी आर ओपन टू एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट ओपन टू अस. मैं यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा हूँ, मेरी वजह से एनवायरमेंट इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना. मेरी वजह से आप इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे? अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है एनवायरमेंट में, इसकी वजह से मैं इफेक्ट होऊंगा या नहीं होगा? मुझसे काम नहीं हो पाएगा इस तरह. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैं थोड़ी लिख सकूँगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर. ठीक है, तो एनवायरमेंट मेरे ऊपर इफेक्ट करता है ना. सो वी आर ओपन. ठीक है, ओपननेस है इसमें. ह्यूमन बीइंग एज अ ओपन सिस्टम. क्या है? ओपन सिस्टम है. क्लियर? यहां तक ये है. थर्ड वन इज अ यूनि डायरेक्शनलिटी. यूनि डायरेक्शनलिटी क्या मतलब है? इररिवर्सिबल. क्या मतलब है? इररिवर्सिबल. फ्रॉम बर्थ टू डेथ. मैं अभी चाहता हूं कि मैं जब 3rd क्लास में था उस टाइप में दोबारा हो जाऊं, उस एज का मैं हो जाऊं. क्या इज पॉसिबल? मैं चाहता हूं कि मैं दोबारा इन्फेंट बनूं. क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, एक बूढ़ा चाहता है कि मैं यंग बनूं. पॉसिबल है?
ग्रोथ, आपकी ग्रोथ पीछे जा रही है आगे जा रही है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो लाइफ है ना, लाइफ दिस इज अ यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। आप पीछे नहीं जा सकते, आपको आगे ही आगे जाना है, ठीक है। तो ये इसी तरह ये जो एनर्जी फील्ड है ये भी कहते हैं कि ये वन डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। क्लियर? या तक कोई कंफ्यूजन है? ये बहुत ज्यादा इजी है। फ्रॉम, ये एक सेंटेंस याद करें, बर्थ टू डेथ, बस। आप सबसे पहले आपने पैदा होना है, फिर आप न्यूनेट, फिर एनपेंट, फिर टॉडलर, फिर प्री स्कूल, फिर एडोलेसेंट, फिर अर्ली एडोलेसेंट, टीनएजर, अर्ली एडोलेसेंट, लेट एडोलेसेंट, फिर जो है एल्डर, ये सारे आप उस स्टेज पे जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है टीनएजर से आप वापस स्कूल एज में आई, या स्कूल एज से आप फ्री स्कूल में आए, या फ्री स्कूल में से आप टॉडलर में आए, ऐसा नहीं है। टॉडलर से आप फ्री स्कूल में जा सकते हैं, बट फ्रॉम द फ्री स्कूल टॉडलर में आप नहीं आ सकते, ठीक है। इररिवर्सिबल है, क्या है? इररिवर्सिबल है, अनब्रोकन। द लाइफ इज यूनिडायरेक्शनल, अनब्रोकन, इररिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? 4 नंबर क्या है? पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन। देख, हर इंसान की अपनी आइडेंटिटी है, ऐसा ही है ना। पैटर्न का मतलब क्या है? डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच गिव अस आइडेंटिटी, जो हमें आइडेंटिटी देते हैं। अब हर एक की अपनी पैटर्न है, मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स से आइडेंटिटी है, उसको किस तरह आपने ऑर्गेनाइज करना है, इसको आप कहते हैं सेल्फ रेगुलेटर, भी आप उसको कह सकते हैं। क्या? सेल्फ रेगुलेटर। मुझ में बहुत ज़्यादा पैटर्न है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को कब मुझे प्रीडोमिनेंट करना है, कब मुझे एग्रेसिव बनना है, कब मुझे काइंड बनना है, कब मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना है, कब मुझे कंप्रोमाइज करना है, वो जो मेरी क्वालिटीज है ना, किस तरह मैं उसको ऑर्गेनाइज कर लूँ, किस तरह मैं अपने सेल्फ को रेगुलेट कर लूँ। सही है? दिस इज कॉल्ड पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन। अब समझ में आ गई? वही पैटर्न है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। क्लियर? एंड द फिफ्थ वन इज क्या है? सेंटेंस एंड थॉट। देख, ह्यूमन बीइंग जो है ना, इट्स ओनली ऑर्गेनिज्म है जो हैज द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। बाकी जितने ऑर्गेनिज्म है उसमें ये एबिलिटी नहीं है, बट इन अ ह्यूमन बीइंग इसमें ये एबिलिटी है कि दे कैन थिंकिंग, वो सोच सकते हैं। इसीलिए जब भी आप ह्यूमन बीइंग को डील करोगे ना, आपने उसकी फीलिंग, आपने उसकी इमोशन, आपने उसके जो स्पिरिचुअल बिलीफ है, एनीथिंग, आपने उसका ख्याल रखना है, ठीक है। आपके घर में जो बाकी ऑर्गेनिज्म है ना, आपके घर में जानवर होंगे ना, बैल, भैंस, बकरी वगैरह, ठीक है, ये भी लिविंग थिंग है ना, बट दे कैन थिंक कि मैंने सुबह नाश्ते में ये चीज़ खाए हैं, दोपहर खाने में मुझे ये चीज़ खाने हैं। दे कैन थिंक। ओनली ह्यूमन बीइंग कैन थिंक, बिकॉज द ह्यूमन बीइंग जो है ओनली दे हैव द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, उसमें ये थिंकिंग की एबिलिटी है। सो दैट्स वाई व्हेन एवर यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। किस चीज़ का? कि आपने उसकी फीलिंग का, आपने उसकी इमोशन का, इन सब चीज़ों को आपने क्या करना है? कंसिडर करना है आपने। क्लियर? तो इस एजम्पशन में कोई कंफ्यूजन है? बहुत ज़्यादा इजी है, और इसमें से मोस्ट ऑफ द एजम्पशन जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द मेन कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब हम बात करेंगे मेटा पैराडाइम की हम बात करेंगे जी। मेटा पैराडाइम कितने हैं? 4 मेटा पैराडाइम।
ये बहुत इजी है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। सही है। सबसे पहले क्या है? पर्सन। देख पर्सन क्या है? पर्सन इज अ होल, होलिस्टिक होलनेस। यू कांट अंडरस्टैंड अ पर्सन इज इंडिविजुअल पार्ट, उसको नहीं ले सकते, एज अ होल आप ले सकते। लेकिन सिंपली यू कैन से कि अ ह्यूमन बीइंग एज अ पर्सन क्या है? दिस इज अ यूनिटरी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है। क्या है? यूनिटरी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग है। पर्सन इज अ यूनिटरी ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्या? विच इज irreducible, irreducible, inducible, inducible, and pen dimension, energy field, energy field which is consistently interacting with environment। ठीक है। पर्सन क्या है? कि पर्सन एज अ यूनिटरी ऑफ ह्यूमन बीइंग है जो इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल का क्या मतलब है? बुनियादी, बेसिक, जिसको आप और कम नहीं कर सकते। इंड्यूसिबल का क्या मतलब है? कान बी डिवाइडेबल, नाकाबिल तकसीम, आप इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी के साथ तकसीम नहीं कर सकते। एंड पेन डायमेंशन का मतलब क्या है? एवरीवेयर, एवरीवेयर, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द प्लेस एंड टाइम। एनर्जी फील्ड है उसकी। पर्सन वो है जो इरिवर्सिबल, इंड्यूसिबल और पेन डायमेंशनल एनर्जी फील्ड है। वो इसमें हर इंडिविजुअल की फील्ड है ना, एनर्जी फील्ड इट हैज। और वो एनर्जी फील्ड वो क्या है? वो पर्सन, ये पर्सन जो है कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली इंटरेक्शन में है विद एनवायरमेंट। क्लियर? अब एनवायरमेंट की डिफिनेशन अगेन ये लिख दे, लेकिन क्या करे? देख, एनवायरमेंट यही डिफिनेशन लिखे कि एनवायरमेंट इज इररिड्यूसिबल। देख, इररिड्यूसिबल, इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल, पेन डायमेंशन, एनर्जी फील्ड which is consistently interacting with, सिर्फ यहां पे चेंज करे, ह्यूमन बीइंग कर दे। देख, दोनों की एनर्जी फील्ड है ना। एनवायरमेंट आल्सो हैज एनर्जी फील्ड which is consistently interacting with human, and the human has energy field which consistently interacting with environment। सिंपल डिफिनेशन है जो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। क्लियर? अच्छा, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या है? व्हाट इज हेल्थ? जी, ठीक है। रॉजर ने हेल्थ को बिल्कुल क्लियरली टू डिस्क्राइब नहीं किया है, बट उसने कहा है कि हेल्थ इज अ साइंस एंड आर्ट। हेल्थ इज अ साइंस एंड आर्ट, एंड द साइंस इज कम फ्रॉम साइंटिफिक नॉलेज, एंड द आर्ट्स इज कम फ्रॉम जो प्रैक्टिकल आपके एक्सपीरियंस है। ठीक है। उसने ये कहा है कि एनर्जी क्या है? दिस इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन द एनर्जी फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। जो ह्यूमन एनवायरमेंट की एनर्जी फील्ड है, अगर इसमें इक्विलिब्रियम है तो इट्स मीन दिस इज अ हेल्थ। बट if there is misplacing or there is no any equilibrium between the energy field of a human and environment, so this is called illness।
देख, एक है ह्यूमन एनर्जी फील्ड और एक है एनवायरनमेंट की एनर्जी फील्ड। अगर इसमें इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, तो एट्स मीन दिस इज अ हेल्थ। अगर उसमें कुछ मिस प्लेसिंग है, उसमें बैलेंस नहीं है, बैड इंटरेक्शन है, so this is called illness। ठीक है, so what is a health? हेल्थ क्या है? इक्विलिब्रियम। किस चीज में? एनवायरमेंट एंड ह्यूमन या पर्सन एनर्जी फील्ड में। when there is a good interaction, when there is a good interaction। मैंने आपको कहा ना, एक इंडिविजुअल है उसकी जो लेग है इंपोर्टेड लेग के साथ है, एक इंडिविजुअल है जो हॉस्पिटल में एडमिट है विद एनी डिजीज, लेकिन अगर उस पॉजिटिव एनर्जी फील्ड के साथ है तो अकॉर्डिंग टू रॉजर ही और शी इज हेल्थी, वो बीमार नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर वो मतलब ठीक है, फिजिकली ठीक है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी के साथ है तो अकॉर्डिंग टू रॉजर वो इलनेस। अब नर्सिंग क्या है? नर्सिंग मैंने आपको कहा कि नर्सिंग इज साइंस एंड आर्ट्स। साइंस एंड आर्ट्स है। साइंस कम फ्रॉम द scientific knowledge and the arts come from the practical experiences of your practical life। सही है? अब उसने ये कहा है रॉजर ने कि नर्सिंग एक तो साइंस एंड आर्ट्स है। दूसरा उसने क्या किया कि नर्सिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है? प्रोमोटिंग या एनहांसिंग द इंटरेक्शंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड अ ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग इन अ पॉजिटिव वे, जब ह्यूमन बीइंग के बीच और एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन है उसको एनहांस करना इज अ पॉजिटिव इन अ गुड वे। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द नर्सिंग। सही है? सो नर्सिंग की उसने दो बातें की थी कि नर्सिंग इज अ साइंस एंड आर्ट एंड द सेकंड वन इज नर्सिंग क्या करते हैं? प्रोमोटिंग। क्या करते हैं? प्रोमोटिंग इंटरेक्शन। इंटरेक्शन को क्या करते हैं? प्रोमोट करते हैं। किस बिटवीन ह्यूमन या मैन आप कह सकते हैं एंड एनवायरमेंट, लेकिन कौन से? पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे। ठीक है? क्लियर? तो ये 4 मेटा पैराडाइम थी। द फर्स्ट वन इज अ पर्सन। उसने कहा कि पर्सन क्या है? इज अ होलनेस है। पर्सन क्या है? यूनिटरी ह्यूमन बीइंग है। पर्सन क्या है? वो अपनी एनर्जी फील्ड है उसकी जो इररिड्यूसिबल है, इंड्यूसिबल है, पेन डायमेंशनल एनर्जी फील्ड है और कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली इंटरेक्शन में है विद एनवायरमेंट। उसने कहा एनवायरमेंट क्या है? एनवायरमेंट इज इररिड्यूसिबल, इंड्यूसिबल, पेन डायमेंशनल एनर्जी फील्ड व्हिच इज कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन विद ह्यूमन। हेल्थ का उसने क्या कहा था कि व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द environment and environment energy field in a human energy field, so this is called health. But when there is a bad interaction, when there is a misplacing of energy field, so that's called illness. Nursing का उसने कहा था कि nursing is a science and arts and the main purpose of nursing is promoting interactions between humans and environment in a positive way. अब हम बात करेंगे क्रिटिक के। किस चीज के? क्रिटिक। क्रिटिक में हम क्या देखते हैं? स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। एक तो इसके अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो एक स्ट्रेंथ उसकी क्या है कि उसने किस चीज के ऊपर बात की है? होलिस्टिक। क्या है? होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक है ना, उसने पर्सन को एज अ होल ली है। इसके मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। अगर एक पर्सन है, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो एडमिट हो चुके हैं इन हॉस्पिटल, तो आपने सिर्फ उसको ये इसलिए उसको नहीं देखना है कि सिर्फ उसके लंग्स के रिलेटेड वो अपने उसको देखने हैं, ठीक है, कि उसकी मतलब लंग्स के इन्फेक्शन है और आप उसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, नहीं, ठीक है।
क्लियर? आपने एज अ होल उसको देखना है, दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच है। एक तो स्ट्रेंथ उसकी ये है। दूसरा क्या है? टू द टाइम है। क्या? टू द टाइम। न्यू आइडिया है ना, यू कैन से दिस इज अ न्यू आइडिया। उसने न्यू आइडिया दिया है। इससे पहले ये आइडिया किसने दिया था कि एक एनर्जी फील्ड भी है हमारे अराउंड, और वो एनर्जी फील्ड जो है हम कंटिन्यूसली इंटरेक्शन में है। मेरे इर्द गिर्द आप एनर्जी फील्ड देख रहे हो? नहीं देख रहे हो ना, फील हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जो उसने दिया था। क्लियर? मुश्किल तो नहीं है। तीसरा क्या था उसमें? हाँ, फोकस ऑन इंडिविजुअल। यस, पावर। इंडिविजुअल को उसने पावर दिया था, ठीक है। फोकस और पावर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उसने पावर दिया था टू इंडिविजुअल। और उसने पहली बार नर्सिंग को सेपरेट किया था फ्रॉम द मेडिकल। देयर इज नर्सिंग इज अ सेपरेट डिसिप्लिन फ्रॉम मेडिकल। नर्स इज डिफरेंट फ्रॉम डॉक्टर, ठीक है, बिकॉज नर्सिंग हैज बोथ साइंस एंड आर्ट्स, ठीक है। मेडिकल ज्यादा फोकस होते हैं ऑन साइंस, बट नर्सिंग की जो फोकस है ऑन बोथ साइंस एंड आर्ट्स। तो उसने नर्सिंग को एज सेपरेट डिसिप्लिन शो किया था। क्लियर? तो ये इसके स्ट्रेंथ है। इसके लिमिटेशन क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द लिमिटेशन? जी, लिमिटेशन। अच्छा, मुझे बता दे पहले क्या है? वेरी कॉम्प्लेक्स है, और abstract है, और abstract बट कॉम्प्लेक्स abstract है, और जी फिजिकली टेस्टेबल नहीं है। वेरी गुड। पहले तो ये है कि हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, आसानी से आपको समझ में नहीं आ सकती। एनर्जी है, और पॉजिटिव एनर्जी है, और नेगेटिव एनर्जी है, एक लाइन में जा रहे, और मूविंग है, और हेरेसी है, और रेजिनेंस है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, हार्ड टू अंडरस्टैंड, वेरी कॉम्प्लेक्स अब्स्ट्रैक्ट है उसमें। दूसरा क्या है? एब्सेंस गाइडलाइन। उसने कोई गाइडलाइन नहीं दी है कि मतलब कौन सी चीज को आपने फर्स्ट करने हैं, कौन सी चीज को आपने सेकंड करने हैं, कौन सी कॉन्सेप्ट फर्स्ट में आएंगे, कौन सी कॉन्सेप्ट सेकंड में आएंगे, ठीक है। उसने कोई गाइडलाइन नहीं दिया है। और जिस तरह आपने कहा, किसने कहा टेस्टेबल नहीं है? आपने कहा ना। सो रिसर्च इज डिफिकल्ट। उसमें बहुत मुश्किल से आप रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि टेस्टेबल नहीं है। आप किस तरह फील कर सकते, किस तरह आप टेस्ट कर सकते हो कि मेरी एनर्जी फील्ड है? कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो आप यहाँ पे लगा दे कि एनर्जी फील्ड है और कितनी दूर तक है? सही है। तो मतलब ये है कि इट्स रिसर्च इज डिफिकल्ट, आप उसको आसानी से आप टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और आर का डी का मतलब क्या है? कि डज नॉट फिट एन इमरजेंसीज। आईसीयू में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, एक्यूट इलनेस में तो आप ये नहीं कर सकते। हमारे पास एक पेशेंट आ जाते हैं एमआई के साथ, और हम के दूर हो जाए, हम चेक करते पॉजिटिव एनर्जी के साथ या नेगेटिव एनर्जी के साथ। हम एनर्जी को चेक करेंगे, वो बेचारा जा चुका होगा, ठीक है। अब किस तरह चेक? अगर एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, आईसीयू में एडमिट है, मुझे किस तरह पता चलेगा ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ है या नेगेटिव एनर्जी के साथ? सही है। तो मतलब जो एक्यूट इलनेस है या इमरजेंसीज है, उसमें ये फिट नहीं है, वहां पे आप उसको नहीं कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सही है। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि हार्ड टू अंडरस्टैंड है, बहुत कॉम्प्लेक्स अब्स्ट्रैक्ट है, आसानी से आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, कोई गाइडलाइन नहीं है उसमें,
बहुत मुश्किल है उसको टेस्ट करना, रिसर्च इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट यू कैन से सुटेबल और फिट्स फॉर द इमरजेंसीज, एक्यूट इलनेस के लिए इतना नहीं है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया द साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग। एट दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मार्था एलिजाबेथ रोजर। ठीक है, अब बात यह है कि उसको वन सेंटेंस में हम समराइज कर देते हैं। आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप द क्लास। अगर कोई क्वेश्चन है सो देन वी विल टेक। ओके, सो उसने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट दिया था कि ह्यूमन बीइंग जो है उसको आप एज अ पार्ट नहीं ले सकते, उसको आप एज अ होल लेंगे। उसकी इर्द गिर्द एक एनर्जी फील्ड है और वो कंटिन्यूसली इंटरेक्शन में है विद एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट की अपनी एनर्जी फील्ड है विच इज़ फॉर द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग बोथ। ये जो एनर्जी है ये फ्रीली फ्लो करते हैं बिटवीन द ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, और ये चेंजेबल है, डायनामिक्स है। ठीक है, और कंटिन्यूसली मूविंग में है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। सही, 4 इसके मेन कॉन्सेप्ट हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज एनर्जी फील्ड, द सेकंड वन इज ओपननेस, द थर्ड वन इज अ पैटर्न, द फोर्थ वन इज अ पेन डायमेंशन। 3 इसकी बेसिक प्रिंसिपल है। द फर्स्ट वन इज रेजोनेंस, द सेकंड वन इज हेलेसी, द थर्ड वन इज अ इंटेग्रिटी। 5 इसके मेन एजम्पशन है, होलनेस, ओपननेस, यूनिट डायरेक्शनलिटी एंड पैटर्न एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेंटेंस ऑफ थॉट। और इसके लिमिटेशन की हमने बात की। इसके मेटा पैराडाइम 4 मेटा पैराडाइम है। पर्सन इज अ होल या यूनिट या ह्यूमन बीइंग है, जो एनर्जी फील्ड है, कंटिन्यूसली इंटरेक्शन में है विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का अपनी एनर्जी फील्ड है, कंटिन्यूसली इंटरेक्शन में है विद ह्यूमन बीइंग। नर्सिंग एज ए साइंस एंड आर्ट से प्रोमोट करते हैं इंटरेक्शन को। और हमने बात की हेल्थ को कि व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द human and between the environment energy fields, it's mean when there is a good interaction। और हमने लिमिटेशन की बात की कि बहुत ज़्यादा हार्ड टू अंडरस्टैंड है। इसके अलावा हमने कहा कोई गाइडलाइंस नहीं दी है उसने, अब्स्ट्रैक्ट वो है, रिसर्च डिफिकल्ट है कि हम उसके ऊपर कर लें, इमरजेंसीज में फिट नहीं है, वहाँ पे सूटेबल नहीं है। हमने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच है, दिस इज द स्टैंड। ठीक है, हमने इसके अलावा क्या कहा कि न्यू आइडिया है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है। यस, ठीक है, तो ये इंडिविजुअल के ऊपर फोकस है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी कंफ्यूजन सो यू कैन आस्क मी नाउ। प्रोमोटिंग इंटरेक्शन, सिंपली यू कैन प्रोमोट इंटरेक्शन। मैंने कहा ना कि द मेन पर्पज ऑफ नर्सिंग इज टू प्रोमोटिंग और एनहांसमेंट ऑफ द इंटरेक्शन। उस इंटरेक्शन को प्रोमोट करना, पॉजिटिव इंटरेक्शन को। ठीक है, आप उसको इंप्रूव करें। अगर काउंसलिंग करना, अगर एक इंडिविजुअल है और उसको खुदा न ख्वास्ता नेगेटिव उसके साथ है, तो आप उसकी क्या करते हो? आप करते हो कि देख ये तो सबके साथ होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये है। आप उसकी काउंसलिंग कर रहे हो। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेकर आ रहे हो। आप इसके गाइडिंग करते हो, आप उसको टीचिंग करते हो, ठीक है, एजुकेटिंग करते हो। ये सारी चीज़ें दिस इज द रूल ऑफ अ नर्स। और नर्सिंग का मेन पर्पस क्या है? एनहांस करना है, प्रोमोट करना है इंटरेक्शन को, पॉजिटिव इंटरेक्शन को प्रोमोट करना है। ठीक है, क्लियर? ओके, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आल्सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू गिव आंसर टाइमली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग।